आइए दोस्तों शुरू करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। अनलाइक डिटर्मिनेंट्स इट हैज़ नो वैल्यू। जैसे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होके एक वैल्यू निकल जाता है, मैट्रिसेस सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये उसके एलिमेंट्स ए आई जे, आई इज लेस देन और इक्वल टू एम, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू एन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब ये मैट्रिक्स में कितने रोज हैं m और कितने कॉलम्स हैं n। I डिनोट्स द रो एंड j डिनोट्स द कॉलम। अच्छा, फिर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, दैट इज रो मैट्रिक्स। ये देखिए रो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, एक रो रहेगा, इसका ऑर्डर 1/n। रो तो एक होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, तो रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स में एक रो होता है, इसमें एक कॉलम होगा और नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका ये जो ऑर्डर है कितना हो जाएगा, m×1 या m/1। कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर्स भी कहते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है, तो नल मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा एक जीरो जैसे लिख देंगे और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। तो m×n मैट्रिक्स ऑल हुज एंट्रीज आर जीरोज, जिसके पूरे एलिमेंट्स या एंट्री जीरो हों, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, दैट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। जैसे ये कितने रोज हो गए, 1 2 3, कॉलम्स 2, 3/2 मैट्रिक्स हो गया, इसका 3/3 नल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज हॉरिजेंटल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन नंबर ऑफ रोज, है ना। और हॉरिजेंटल दिखेगा मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए 1 2 3 4 है, उससे कम नंबर ऑफ रोज रहेगा तो वो इस टाइप के दिखेगा, हॉरिजेंटल दिखेगा। वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज वर्टिकल इफ m इज ग्रेटर देन n। ये कॉलम मैट्रिक्स का बिल्कुल अपोजिट आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ये देखिए 1 2 3 4 रो हो गए, 2 कॉलम, तो ये वर्टिकल दिखेगा ऐसा। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा, हॉरिजेंटल दिखेगा, और कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम जैसे दिखेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल स्क्वायर जैसे दिखेगा। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई, ये ए आई जे है और ये ए जे आई, इनको हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे देखिए A12 हो गया, एक 2 1, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही चल रहा है। द एलिमेंट्स A11 A22 A33 ANN are called diagonal elements. The line along which the diagonal elements lie is called principal और leading diagonal। तो diagonal elements के जो elements को ऐड करेंगे तो वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा। तो ये सब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है। जैसे ये देखिए, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, तो ये जो एलिमेंट्स हो गए ये आपका A11, ये A22 और ये A33, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका रो नंबर इज इक्वल टू कॉलम नंबर है, वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसको हम कहेंगे लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, दैट इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज TR। अगर ये मैट्रिक्स A है, दिस इज इक्वल टू 2 और 5 7, 7 और 10 17, 17 इज द ट्रेस ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान रखेंगे ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है ना। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। ये देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका डायगोनल हो गया। अगर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स पूरे जीरो हैं, ये अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा, और जस्ट अगर अपोजिट हैं और लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चल रहा है। ट्रायंगुलर के बाद डायगोनल मैट्रिक्स डिनोटेड बाय
D, DIA, D1, D2 up to Dn. All elements except the leading diagonal are 0. ये देखिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी पूरे 0 हों, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है. अब डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल, अगर ये पूरे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. अगर डायगोनल एलिमेंट्स पूरे 1 हो जाएंगे वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नोट, minimum number of zeros in a triangular matrix of order n is equal to n multiplied by n minus 1 upon 2. Minimum number of zeros in a diagonal matrix of order n equal to n into n minus 1. इसको अच्छे से माइंड में रख लेंगे आप लोग. नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स A और B आर इक्वल इफ नंबर 1 कंडीशन बोथ हैव सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ आई एंड जे. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. नेक्स्ट, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. पहले एडिशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, वेयर ए एंड बी आर ऑफ सेम टाइप, सेम ऑर्डर. दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, मतलब एडिशन का प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव होता है. ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. ए प्लस बी को पहले ले लीजिए, फिर उसके साथ सी को जोड़िए, या बी प्लस सी पहले निकाल लीजिए, उसके साथ ए को जोड़िए, रिजल्ट इक्वल ही आएगा. एडिटिव इनवर्स. If A plus B is equal to null matrix is equal to B plus A, then A and B are additive inverse of each other. Multiplication of a matrix A by a scalar. Here से matrix A है जिसका elements ABC, BCA, CAB हैं. कोई भी मैट्रिक्स है, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. तो उस मैट्रिक्स को कोई नंबर K से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पूरे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे ये 3 है, पूरे एलिमेंट्स 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. अब है इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. रो बाय कॉलम होता है, ये वर्ड को आप याद रख लेंगे. ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा. ए बी एग्जिस्ट्स इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज m बाई n एंड द ऑर्डर ऑफ b इज n बाई p. मतलब ए में जितने कॉलम्स होंगे B में उतने रोज होंगे, तभी जाके ए बी पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जांपल A का ऑर्डर अगर 2/3 है तो B का ऑर्डर 3 से ही शुरू होना चाहिए, मतलब ये नंबर कॉमन आना चाहिए दोनों में. अगर ये नंबर सेम नहीं है तो ए बी पॉसिबल नहीं है. और एक देखिए, ए बी एग्जिस्ट्स बट बी ए डजंट एग्जिस्ट, देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. मतलब इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू, जैसे नंबर सिस्टम में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू हमेशा 3 इंटू 2 होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, स्पेशल केस में होता है. इन द प्रोडक्ट ए बी, ए को हम कहेंगे प्री फैक्टर, बी को पोस्ट फैक्टर. जैसे एग्जाम्पल, ए एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/n, और बी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर n/1. तो ये नंबर देखिए कॉमन निकल रहा है, सेम निकल रहा है, तो ए बी पॉसिबल होगा. हम कैसे निकालेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट को इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर A2 के साथ B2 को मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी साइन रहेगा हम साइन को भी ध्यान रखेंगे, फिर प्लस साइन देंगे. ऐसे करते करते AN के साथ BN को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका ए बी मिलेगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए ए के लिए 1 1 0 0, बी के लिए 1 0 0 0 ले लीजिए, और ए बी निकालिए और बी ए निकालिए, देखिए इक्वल नहीं है. स्पेशल केस में इक्वल होते हैं, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखिए A 1 1 2 2 है, B -1 1 1 -1 है.
दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब ए बी निकाले तो नल मैट्रिक्स निकला। तो इससे क्या प्रूव होता है, अगर ए बी नल मैट्रिक्स निकलता है, कोई जरूरी नहीं कि ए नल मैट्रिक्स हो और बी नल मैट्रिक्स हो। ये दोनों देखिए नल मैट्रिक्स नहीं है, पर दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स निकला। ठीक है, उसके बाद देखिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन वी से ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। जनरली नहीं होता है, अगर होता है स्पेशल केस में हम कहेंगे ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी ए है तो ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इफ ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी, देन ये देखिए जैसे नंबर सिस्टम में होता है, ए बी निकाल लीजिए, जो मिलेगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कीजिए, इधर बी सी निकाल लीजिए, जो मिलेगा आप ए को उससे मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, प्रोवाइडेड ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। मतलब ए बी पॉसिबल होना चाहिए, ए सी पॉसिबल होना चाहिए, बी सी पॉसिबल होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा। एक्सपोनेंशियल जो लॉ है और स्क्वायर मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होता है। जैसे नंबर सिस्टम में x रेज टू n कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स में अगर ऐसा हम सोचेंगे तो ये जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए किए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। मतलब ए क्यूब के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। नोट दैट फॉर यूनिट मैट्रिक्स आई, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, of any order I raised to m equal to I for all m belonging to set of natural numbers. Matrix polynomial. If f of x is equal to a0 xn plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 up to an x0, then we define a matrix polynomial fa। x के जगह मैट्रिक्स ले लेंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम डिस्कस किए थे एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल लॉ है या जो पावर अगर लेना चाहें तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो x के जगह एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए तो हर x के जगह हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल हो गया x में, ये मैट्रिक्स A में पॉलिनोमियल हो गया। इफ fa इज द नल मैट्रिक्स देन A इज कॉल्ड द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल fx। कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंपोटेंट प्रोवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, नोट दैट ए रेज टू n इक्वल टू ए फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, nilpotent मैट्रिक्स, a square matrix is said to be nilpotent of order m is a natural number if a raised to m equal to null matrix। ठीक है, और a रेज टू m माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, खाली ये नहीं ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, पीरियडिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज विच सेटिस्फाई द रिलेशन a रेज टू k प्लस 1 इक्वल टू a फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k is a periodic matrix. The period of the matrix is the minimum value of k for which this holds true. Note that the period of an idempotent matrix is 1. Next, involutory matrix. If a square equal to I, the matrix is said to be involutory. Note that A is equal to A inverse for every involutory matrix. Transpose of a matrix, ये तो आपको मालूम होगा, कोई भी मैट्रिक्स सपोज A है, उसका ऑर्डर m by n है, आप क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। नेचुरली जो नया बनेगा उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ए का ऑर्डर अगर m बाई n है तो जो ट्रांसपोज बनेगा AT या A' जो सिंबल होता है उसका ऑर्डर n बाई m हो जाएगा, है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स का रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देने से जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कहते हैं, जिसका सिंबल AT या A के ऊपर डैश लगा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, if AT and BT denote the transpose of A and B respectively, then A plus B का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, और माइनस के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है,
और ध्यान रखेंगे जब हम ऐड कर रहे हैं दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ए और बी का। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ, है ना। बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा, ठीक है। फिर ए का ट्रांसपोज कॉमन सेंस कहता है फिर से ए वापस आ जाएगा। अगर के कोई नंबर है जिसको हम स्केलर कहते हैं, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा इनटू ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपना ट्रांसपोज के साथ इक्वल हो जाता है उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग। और एक देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n into n plus 1/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, द पेयर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये सेटिस्फाई करता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसकी जगह यहाँ माइनस अगर लग जाता है उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें हम आराम से इजीली प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉपर्टी 1, ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये तो हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इजीली आप तो इसका प्रूफ जानते ही होंगे। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से देखेंगे। आप जानते भी होंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाइक दिस। ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से भी ये सिमेट्रिक ही होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी दिस मैट्रिक्स, फर्स्ट रो A11, A12, A13 ऐसा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, हर एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे डिटर्मिनेंट में, क्योंकि कोफैक्टर बिना डिटर्मिनेंट के होगा नहीं। तो कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद आपका जो मैट्रिक्स बना उसको हम C कहेंगे, सपोज दैट इज C। अब वो C का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, वो हो जाएगा मैट्रिक्स A का एडजॉइंट, है ना। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, हर एलिमेंट को उसका कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट सोच के। तो जैसे A11 का कोफैक्टर C11 हो गया, जैसे A22 का C22, ये आपका सपोज C हो गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब रो को कॉलम बना देंगे, तो वो एडजॉइंट ऑफ दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इंपॉर्टेंट, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर मतलब इनका डिटर्मिनेंट लेने से वो जीरो नहीं आना चाहिए और दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1, जहाँ पे n जो है a और b का ऑर्डर है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, ये आपका रिवर्सल लॉ हो गया, है ना। फिर एडजॉइंट ऑफ के ए, के कोई स्केलर या नंबर है, तो k रेज टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। n बता दिया था आपको, a या b का ऑर्डर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be invertible, non-singular, if there exists a matrix B such that
ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए। ध्यान रखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए भी होना चाहिए और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के साथ इक्वल होना चाहिए। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। thus A inverse equal to B if and only if AB equal to identity matrix equal to BA। ये A inverse का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन जो बहुत इजी है आप जानते ही होंगे। तो A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। याद रख लेंगे एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर a square matrix A to be invertible is that determinant A is not equal to 0. That is, the matrix is non-singular. Important theorem, if A and B are invertible matrices of the same order, then AB का inverse is equal to B inverse multiplied by A inverse. This is a reversal law of inverse. कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं नंबर सिस्टम जैसे A inverse multiplied by B inverse। इसको बिल्कुल ध्यान से माइंड में रख लेंगे, ये गलत है, रिवर्स होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल और ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए रेज टू के का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का पावर के इक्वल टू ए का पावर माइनस के, जहाँ पे के एक नेचुरल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए। और A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब सॉल्यूशन होंगे ना नहीं होंगे, इसको हम गॉस जॉर्डन मेथड भी कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, थर्ड इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ये जो लेफ्ट साइड है इसको एक मैट्रिक्स बना दिए देखिए, और राइट साइड में जो नंबर कॉलम मैट्रिक्स बना दिए। ठीक है, राइट साइड में जो है उसको कॉलम मैट्रिक्स बना दिए। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, यहाँ पे 1 है, ये 1 ये 1 1 1 1 लिखे। सिमिलरली 1 -1 1 ये लिखे, फिर 2 1 -1 ये लिखे, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ये मिलेगा, आप करके देख लेंगे। इधर सेम आप इसको लिख लिए, इसको नाम दे दिए ए, इसको नाम दे दिए एक्स, तो इसके जगह ए एक्स हो गया, तो ए एक्स इक्वल टू बी हो गया। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, इधर ए इनवर्स इधर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, वही मैट्रिक्स आता है ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, और ए इनवर्स बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, फिर इंटू बी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, if determinant A is not equal to 0, the system is consistent having unique solution. If determinant A is not equal to 0 and adjoint of A multiplied by B is not equal to null matrix, the system is consistent having unique non-trivial solution. If determinant A is not equal to 0 and adjoint of A into B is equal to null matrix, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैविंग ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये कंडीशन सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लास्टली, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया, अब तक तो नॉन जीरो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैट्रिक्स मेथड से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, मैट्रिक्स मेथड फेल्स।
तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे इसीलिए कंसिस्टेंट होगा, मगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उस केस में हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। आइए प्यारे दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स का मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। द सिंबल a1 b1 a2 b2 ये दो बार के अंडर में इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इट्स वैल्यू इज गिवन बाय d इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। जैसे अगर ये 2 4 6 9 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस कर देंगे -6। द सिंबल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये डिटर्मिनेंट सिंबल के अंदर is called the determinant of order 3. Its value can be found as d is equal to a1 a2 a3. With the help of any column or any row it can be evaluated. अभी हम इसको फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इवेल्यूएट कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले a1 ले लिए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस a1 लिखे, फिर a1 का रो और a1 का कॉलम को छोड़ के जो दिखता है आपको डिटर्मिनेंट ये लिखा है, और ये तो हमको आता ही है कैसे इवेल्यूएट करते हैं, अभी हम डिस्कस किए। फिर प्लस के बाद माइनस आएगा, फिर a2 लिखेंगे, a2 का रो और a2 का कॉलम छोड़ने के बाद आपको b1 c1 b3 c3 मिलेगा, ये लिखा है। फिर प्लस माइनस प्लस फिर a3, सिमिलरली इसका रो और कॉलम को छोड़ने के बाद b1 c1 b2 c2 ये डिटर्मिनेंट, इसके बाद आप इसको इवेल्यूएट कर लेंगे। अब इसको फर्स्ट रो की हेल्प से ऐसा आप एक्सपेंड कर सकते हैं। So in this way we can expand the determinant in 6 ways. 3 रो 3 कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। लार्ज एक्सप्रेशंस को लिखने का ये शॉर्ट तरीका है। जैसे 3 लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, 3 लाइन हैं। ये कंकरेंट कब होंगे, जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब ये कोफिशिएंट देखिए a1 b1 c1 ये, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तो ये कंकरेंट होंगे। ये जो कंडीशन है, दिस इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ 3 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 represents a pair of straight lines if abc plus 2fgh minus af square minus bg square minus ch square is equal to 0। और ये जो एक्सप्रेशन है ये डिटर्मिनेंट ही है, तो विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट ahg hbf gfc तो ये वाला ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एक ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, उसका एरिया ये डिटर्मिनेंट होता है हाफ इंटू दिस डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वर्टेक्स 1, सेकेंड वर्टेक्स 1, थर्ड वर्टेक्स 1, और एरिया नेगेटिव ना आए करके ये डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड्यूलस ले लेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। एरिया 0 होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 इज दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। माइनर्स, द माइनर ऑफ a given element of a determinant is the determinant of the elements which remain after deleting the row and the column in which the given element stands. For example, the minor of a1 in this, ये डिटर्मिनेंट में a1 का माइनर क्या होगा, आप a1 का रो और a1 का कॉलम को इग्नोर कर दीजिए या कवर कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, जो डिटर्मिनेंट दिखेगा दैट इज योर माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। और b2 का जैसे b2 का कॉलम और रो को आप कवर कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, a1 c1 a3 c3, ये डिटर्मिनेंट b2 का माइनर कहलाएगा। माइनर के बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर कुछ नहीं है, माइनर विथ प्रॉपर साइन। इफ mij represents the minor of some typical element, then the corresponding cofactor is Cij is equal to -1 का पावर
आई प्लस जे रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इनटू द माइनर। ये फॉर्मूला है को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर विथ प्रॉपर साइन। अगर कोई डिटर्मिनेंट को माइनर की हेल्प से एक्सपांड करना है, ये फॉर्मूला है, हमको प्लस माइनस प्लस ऐसा लेना पड़ेगा। अगर को फैक्टर की हेल्प से एक्सपेंड करना है, साइन क्योंकि ऑलरेडी को फैक्टर में रहता ही है, सीधा हम प्लस प्लस करते जाएंगे। a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13 एंड सो ऑन। मगर माइनर के केस में साइन को आपको लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस एटसेट्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही रहता है। जैसे देखिए ये फर्स्ट रो था, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिए, सेकेंड रो को सेकेंड, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। जैसे देखिए इसमें ये डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है। इसमें हम क्या किए देखिए, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिए, है ना। ये a1 b1 c1 फर्स्ट रो था, सेकंड रो बन गया, a2 b2 c2 सेकंड रो था, फर्स्ट रो बन गया। मतलब रो के साथ रो को इंटरचेंज करेंगे, रो के साथ कॉलम को नहीं करेंगे। कॉलम को करना चाहते हैं, कॉलम के साथ कॉलम को ही आप इंटरचेंज करेंगे। तो अगर ये इसका वैल्यू 5 आ रहा है, ये -5 आएगा, सिर्फ साइन का अंतर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 3, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। जैसे देखिए इसमें a1 b1 c1 a1 b1 c1 दो रो आइडेंटिकल हो गया, तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप 0 कर देंगे इसको। प्रॉपर्टी 4, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। जैसे देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसका फर्स्ट रो का हर एलिमेंट को सेम नंबर k से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट का k टाइम्स। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा डिटर्मिनेंट वही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. Example, देखिए फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट में दो टर्म्स हैं, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर सेकेंड एलिमेंट्स का x a2 a3 देन y b2 b3 z c2 c3। प्रॉपर्टी 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होता है ये। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। रो के साथ रो का करेंगे या कॉलम के साथ कॉलम का करेंगे, रो और कॉलम को मिक्स नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, ये डिटर्मिनेंट है देखिए, तो हम क्या किए, फर्स्ट रो को चेंज किए सेकेंड रो की हेल्प से। सेकेंड रो का हर एक एलिमेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी m से, ये m a2 हो गया, तो इसके जगह a1 प्लस m a2 कर दिए। b1 की जगह b1 प्लस m b2, c1 की जगह c1 प्लस m c2। थ्रू आउट ये m नंबर सेम रहना चाहिए और इसके साथ ये ऐड होना चाहिए, इसके साथ ये ऐड होना चाहिए, इसके साथ ये ऐड होना चाहिए। मतलब इसका जो भी टाइम्स है m a2 m b2 m c2। फिर साथ में हम इसको चेंज किए, थर्ड रो को क्या किए, फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट को n से मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए। a3 प्लस n a1 b3 प्लस n b1 c3 प्लस n c1। इसमें m और n नंबर्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नंबर्स हैं ये। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब ये ऑपरेशन करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो कम से कम एक रो या कॉलम को छोड़ देंगे। जैसे इसमें आप दो रो को चेंज किए तो तीसरा को छोड़ देना है, दो कॉलम को करते तीसरे को छोड़ देते, कम से कम एक रो या कॉलम को आपको छोड़ना है। While applying this property, at least one row or column must remain unchanged. Property 7,
If by putting x equal to a, the value of a determinant vanishes, that is becomes equal to 0, then x minus a is a factor of the determinant. Multiplication of two determinants, जैसे देखिए a1 b1 a2 b2 l1 m1 l2 m2, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? इस तरीके से a1 l1 प्लस b1 l2, a1 m1 प्लस b1 m2, a2 l1 प्लस b2 l2, और यहाँ पे a2 m1 प्लस b2 m2. Similarly, two determinants of order 3 are multiplied. If determinant d is equal to, ये determinant है जिसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, तो d स्क्वायर का ये शॉर्टकट फार्मूला है, हर एक एलिमेंट को आप उसका कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होंगे? कंसिस्टेंट का मतलब डेफिनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन. इस केस में दोनों का जो ग्राफ है, जो लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे. इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे. डिपेंडेंट इक्वेशंस मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा. इस केस में दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे. अब कंडीशन डिस्कस करते हैं. ये दोनों जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो डेफिनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, उसके लिए ये कंडीशन होता है, ये नहीं आएगा. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं. और डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिस केस में दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाते हैं, दोनों लाइन एक बन जाते हैं, उसके लिए ये कंडीशन है, तीनों इक्वल आएंगे. क्रैमर्स रूल डिस्कस करते हैं. साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग 3 अननोन्स. ये 3 इक्वेशन है. a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3. तो क्रैमर्स रूल से x की वैल्यू d1 अपॉन d, y इक्वल टू d2 अपॉन d, z इक्वल टू d3 अपॉन d, जहाँ पे d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. ये कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये आपका d हो जाएगा, है ना. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा. और ये d1 क्या है? d1 में क्या करेंगे? यहाँ पे 1 लगा है, तो कॉलम नंबर 1 को आप ये d1, d2, d3 से रिप्लेस करेंगे, मतलब d1 हो जाएगा. इसके लिए d1, d2, d3 और बाकी सेम रहेंगे, b1, c1, b2, c2, b3, c3. सिमिलरली अब तो आप समझ गए होंगे d2 क्या होगा. 2 लगा है, तो बाकी सब सेम रहेंगे. सेकेंड कॉलम की जगह ये b1, b2, b3 रेस्पेक्टिवली के लिए d1, d2, d3 आ जाएंगे, और d3 के लिए यहाँ पे 3 है, मतलब थर्ड कॉलम इससे रिप्लेस हो जाएगा. तो ये देख लीजिए d, d1, d2, d3. इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1, d2, d3 इज नॉट इक्वल टू 0, then the given system of equations are consistent and have unique non-trivial solution. If d is equal to 0 and d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, then the given system of equations are consistent and have trivial solutions only. अगर चारों 0 हैं, मतलब d equal to d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, then the given system of equations are consistent and have infinite solutions. अगर ये represent these parallel planes, then d equal to d1 equal to d2 equal to d3 equal to 0, but the system is inconsistent. If d is equal to 0, but at least one of d1, d2, d3 is not 0, then the equations are inconsistent and have no solution. If x, y, z are not all 0, the condition for a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, and a3x plus b3y plus c3z equal to 0 to be consistent in x, y, z is that ये determinant coefficients का 0. Remember that if a given system of linear equations have
only zero solution for all its variables, then the given equations are set to trivial solution. थोड़ी देर पहले भी हम ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल वर्ड यूज़ किए थे. आपको मालूम होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x, y, z के वैल्यू 0, 0, 0 आएंगे. नॉन ट्रिवियल मतलब 0 नहीं आएंगे. तो प्यारे दोस्तों, ये था डिटर्मिनेंट्स का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एक क्विक रिवीजन. आप लोग को अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. आइए ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब ये देखिए डिटर्मिनेंट दिया है. दिस इज इक्वल टू 6 + 11i. एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है. 4 चॉइस दिया है. ये NDA 1 2019 का क्वेश्चन है. चलिए सॉल्व करते हैं. डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो. तो x इंटू ये डिटर्मिनेंट, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस है ना. तो ये -i -2i². इसके बाद फिर माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया. 3i इंटू ये कॉलम और ये रो को छोड़ के मतलब y इंटू -i -iy माइनस ये 0 इंटू 1 0. फिर प्लस माइनस प्लस हो गया. फिर प्लस 1 इंटू ये कॉलम ये रो को छोड़ देंगे ये डिटर्मिनेंट. तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो ये 2iy - 0 इक्वल टू 6 + 11i है ना. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं है ना. तो ये आपका देखिए -ix i² -1 होता है. -1 इंटू -2 +2 2 इंटू x 2x हो गया. फिर देखिए ये -i इंटू i -i² जो +1 हो जाएगा है ना. तो ये +3y हो गया. इसको देखते हैं 2iy इंटू 1 2iy. डिस्कस कर रहे हैं इसलिए स्लो लग रहा है. इज इक्वल टू 6 + 11i. अब विदाउट i वाला एक जगह लिख दिए और जिनमें i कॉमन है उनको एक साथ लिख दिए. इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 6 + 11i. ठीक है. अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होते हैं, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. मतलब 2x + 3y इज इक्वल टू 6 होगा और -x + 2y इज इक्वल टू 11 होगा. ये दो इक्वेशन आ गए. बस इनको सॉल्व कर लीजिए आप कोई भी मेथड से है ना. तो सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा -3 4. कर लेंगे ना. आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं NDA 1 18 का. इफ़ A इज़ अ 2/3 मैट्रिक्स एंड AB इज़ अ 2/5 मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ B मस्ट बी. ये चॉइस दिया है. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. जैसे देखिए A का ऑर्डर अगर m/n है और B का ऑर्डर अगर n/p है तभी जाके AB पॉसिबल होता है. मतलब ये नंबर यहाँ रहना चाहिए. तो जो AB मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ये जो कॉमन नंबर है हट जाता है, m/p होता है. अब देखिए A क्या दिया है, A दिया है 2/3, B का पूछा है और AB का है 2/5. मतलब ये कॉमन नंबर हटने के बाद मतलब ये 2 आ गया. तो यहाँ पे सीधी सी बात है 3/5 होगा. तब तो ये हट जाएगा और 2/5 आ जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5 है ना. अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. NDA 1 2018 का है. मैट्रिक्स A 1 2 2 3 दिया है और A² - KA - I2 इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया है जहाँ पे I2 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का. तो K पूछा ये चॉइस दिया है. चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, K को अलग करेंगे. अगर ये नल मैट्रिक्स है तो आपका
के ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस I2 हो जाएगा। के ए मतलब के से इसका हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा के, ये 2k, ये 2k और ये 3k इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ए, है ना। छोटा सा मैट्रिक्स से आराम से हो जाएगा 1 2 2 3, ये आपका हो जाएगा ये 5 8 8 13, तो ए स्क्वायर के लिए ये हो गया, तो इज इक्वल टू 5 8 8 13 माइनस I2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 माइनस 1 4, ये 8, ये 8, ये 12। अब देखिए जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, k इक्वल टू 4, यहाँ से भी देखिए 2k अगर 8 होगा तो k 4 होगा, यहाँ भी देख लीजिए 3k अगर 12 है तो k 4 होगा, तो हर जगह से k आपका 4 आ रहा है, तो ये चॉइस सही है। अच्छा क्वेश्चन था, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, ये NDA 2018 का क्वेश्चन है। 3 ही दिया है, देखिए ये तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, ये करेक्ट है, ये भी प्रॉपर्टी है, इसको चेक करते हैं, ये ट्रू नहीं है क्योंकि लैम्डा का इन्वर्स 1/λ होगा, A का इन्वर्स A इन्वर्स, मतलब ये सही है ये गलत है, तो ये दोनों सही, ठीक है। अब आइए ये सवाल देखते हैं 2017 का। मैट्रिक्स A अल्फ़ा 2 2 अल्फ़ा दिया है और डिटर्मिनेंट AQ 125 दिया है, अल्फ़ा के वैल्यू पूछा है, ये चॉइस है। चलिए डिटर्मिनेंट AQ क्या होगा, डिटर्मिनेंट A का क्यूब हो जाएगा, प्रॉपर्टी है ये, इज इक्वल टू 125, तो डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 5, डिटर्मिनेंट A लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 5 हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, ये चॉइस। कितना आसान था देखिए। आइए प्यारे बच्चों ये प्यारा सा सवाल देखते हैं। इफ़ B इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट B इनवर्स A B इज इक्वल टू, ये NDA 1 2017 का क्वेश्चन है, ये चॉइस है। चलिए सबसे पहले क्या दिया है, डिटर्मिनेंट B नॉट इक्वल टू 0 दिया है। नॉन सिंगुलर मतलब, सिंगुलर मतलब 0 आता है, नॉन सिंगुलर में नॉन ज़ीरो आएगा। और ये क्या हो जाएगा, B इनवर्स इसका डिटर्मिनेंट, फिर A का डिटर्मिनेंट, फिर B का डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी है, बहुत ही ईजी। और अगर ये नॉन सिंगुलर है, ये हो जाएगा बच्चों 1 डिटर्मिनेंट B, ये भी प्रॉपर्टी होता है, ये डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B, कट गया, खटाक से ही हो गया, कितना इजी देखिए। अब आइए ये सवाल बनाते हैं। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, 5x प्लस 5y प्लस 9z इक्वल टू 4। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, ये चॉइस है, हैव यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आर कंसिस्टेंट, नन ऑफ द अबव। चलिए चेक करते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स को ले लीजिए, तो ये 1 2 3 2 1 3, ये देखिए यहाँ पे 1 है, 2 1 3 5 5 9 5 5 9। तो सॉल्यूशंस की सवाल है, तो ये 0 आ रहा है ना नहीं आ रहा है, हम डिसाइड करते हैं। तो इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 9 माइनस 15, फिर माइनस 2 इंटू ये 18 माइनस 15, फिर प्लस 3 इंटू 10 माइनस 5। बस इतना देखना है, ये 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आएगा,
ज़ीरो नहीं आया मतलब यूनिक सॉल्यूशन। कितना इजी था देखिए, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आइए ये सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये 2017 का है। इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ A पूरे का ट्रांसपोज कितना होगा। ये 4 चॉइस दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आपको ये तो मालूम होगा एडजॉइंट ऑफ A का फार्मूला डिटर्मिनेंट A इंटू A इनवर्स होता है ना, ये तो सबको मालूम होगा। अब A के लिए A का ट्रांसपोज है, तो A के लिए A का ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू A के लिए हम A ट्रांसपोज लिख रहे हैं, और ये आपका A ट्रांसपोज का इन्वर्स हो गया, है ना। बस इतना किए, हर A के लिए A का ट्रांसपोज लिख दिए। अब देखिए इसी को यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, फिर A ट्रांसपोज का इन्वर्स, है ना। इसके लिए लिखे एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज। ये देखिए एडजॉइंट ऑफ A हम निकाल चुके हैं, तो इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट A का इन्वर्स पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसके लिए क्या ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज, ये आपको मालूम होगा रूल है, और ये A इन्वर्स का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे रिवर्सल लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, A इन्वर्स का ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज। अब ये दोनों इक्वल हैं, कट गया, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए ये टॉपिक में, है ना। हर एक प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए उसको।